तो वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है बुक का, वो बुक हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम जो तीसरे पॉइंट की बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट के बारे में और उनके आर्ट वर्क के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनीस कपूर से एक क्वेश्चन पूछा गया, बट यहाँ पे देखिए क्या नाम है, एट दी हब ऑफ थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया, तो अनीस कपूर। अगर हम जनरली देखें तो अनीस कपूर का जो क्लाउड काम है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो KVS हो, NVS हो या फिर आपका खास करके UGC नेट हो। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो अनीस कपूर के जो इम्पोर्टेंट काम क्लाउड है उसको ना पूछ के बिल्कुल ही डिफरेंट काम पूछा गया जो है एट दी हब ऑफ दी थिंग्स। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही था दोस्तों कि अगर आप DSSB के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको आर्टिस्ट को तो डिटेल में पढ़ना ही है और साथ ही साथ आर्टिस्ट के जो आर्ट वर्क है वो आपको सारे ही माइंड में रखने होंगे, सारे ही माइंड में रखने होंगे, क्योंकि कहाँ से पूछ दिया जाएगा किसी को पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैं अनीस कपूर के बारे में बोल रही हूँ, अभी हम आपको अनुपम सूद का एग्जाम्पल दिखाएंगे, मेनी आर्टिस्ट हैं उनके एग्जाम्पल दिखाएंगे, तो आपको यही निकल के आएगा एनालिसिस में कि काम जो फेमस काम है उनको ना पूछ के उनको जो भी काम मन हो रहा है वो पूछ दे रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे भी एक और था, हाँ नहीं ये तो बहुत फेमस काम है, ओके तो अभी बहुत सारा काम आएगा तो हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम देख रहे थे इनसे कि और भी कितने काम पूछे गए हैं। तो फिर देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल पे ये पेपर्स अवेलेबल हैं, अगर कोई देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए एक और क्वेश्चंस आपका आ गया किन से रिलेटेड, तो हाँ चौथा हम बात कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये रहा कि आप लोग जो भी DSSB KVS NVS ये 3 एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं, DSSB KVS NVS तीनों के लिए है बहुत इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो भी भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, यहाँ पे ये क्वेश्चंस है बट मैं कहूँगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस खास करके फ्लैग से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको रट डालिए, नोट्स बना लीजिए कि फ्लैग का जो चक्र होता है उसमें जो कलर है नेवी कलर का उसका क्या मतलब है, ये जो स्पोक हैं ये स्पोक कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी बहुत ही ख़राब ड्राइंग बनाई हूँ क्योंकि ये बीच में, रुकिए मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ या, तो फॉर एग्जांपल कि ये आपका तिरंगा है, ओके अभी सभी को पता है कि तिरंगा में तीनों कलर 3 होते हैं, तो जो भी ये ऑरेंज कलर है इसका मतलब क्या होता है, ऑरेंज किसके लिए है, लाइक डेयर के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए। वाइट किसके लिए है, सेम चीज़ हैप्पीनेस के लिए है, किस चीज़ के लिए, और ग्रीन जो है उसका मतलब क्या होता है। ये तीनों चीज़ को ज़रूर से करके जाएं क्योंकि ये पूछा ही जाता है, विदाउट डाउट ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि झंडे में जो कलर होते हैं उसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ऑरेंज से जो मतलब होता है वो होता है डेयर एंड सेक्रीफाइस। अगर आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, सेक्रीफाइस, डेयर एंड सेक्रीफाइस ये जो है ऑरेंज के लिए होता है। यहीं पे अगर हम वाइट की बात करें तो वाइट का मतलब होता है पीस, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, पीस, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, ठीक है। तो पूछ दे कि झंडे में जो वाइट कलर है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो हो जाएगा पीस, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। लास्ट बच गया ग्रीन, तो ग्रीन कलर जो झंडे में होता है उसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ऑरेंज का मतलब होता है डेयर एंड सेक्रीफाइस, वाइट डिनोट करता है पीस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, और ग्रीन डिनोट करता है प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। और साथ ही साथ जो ब्लू कलर के चक्र होते हैं जो नेवी कलर का, उसका भी एक अर्थ है जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसका अर्थ क्या है। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं बाद में बता दूंगी। तो इनसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे देखिए अभी इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो ये कि भारत मानक ब्यूरो
के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने आकार इंगित किए गए हैं? तो 9। एक क्वेश्चन था कि झंडे की जो आकार होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? तो उनका 3:2 जो है रेशियो होता है। फिर ये भी पूछा गया जैसे कि झंडे जो है अगर आप देखिएगा तो झंडा ऐसा नहीं है कि सबसे पहला झंडा हमारा यही था जो हम लोग अभी देखते हैं। पहले 3-4 झंडे बने थे, उसमें से किसी एक को फाइनलाइज किया गया। तो सारे झंडे जो हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेट पीरियड में बनाए गए थे। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पे झंडा दिखाएंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे जो झंडा है पूरा ही अलग है, राइट। वंदे मातरम लिखा हुआ है, चांद है, सितारा है और कमल के फूल हैं, इस तरह से दिखाया गया था। तो ये जो है कब बना गया था, ये सब आपको लोग को देख के जाना है। ये आपका अगस्त 7, 1906 में बनाया गया था। उसी तरह से एक और झंडा है जो कि बनाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे झंडे को दिखाया गया है, जो कि महात्मा गांधी का चरखा है वो दिखाया गया है। तो ये कब बनाया गया था? ये आपका 1921 AD में बनाया गया था। तो फाइनल जो हमारा फ्लैग था, फाइनल फ्लैग हमारा ये था, ओके, जिसमें कि केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन रंग देख सकते हैं, ट्राई कलर देख सकते हैं। और ये जो फ्लैग थी इसका जो हमने अभी आपको रेशियो बताए थे कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज 3:2, यानी कि जो इनका लेंथ है वो आपका 3 है और विड्थ कितना है? तो 2 है। और हमने आपको ये भी बताया कि जो ग्रीन है उसका क्या मतलब है, वाइट का क्या मतलब है। और मैंने आपको ये भी बोली कि जो ब्लू नेवी कलर है उसका आप लोग को हमें ये बताना है। और जो बीच में चक्र है, जो 24 हम लोग स्पोक बोलते हैं, उसको भी हम लोग एक नाम से जानते हैं। तो उसका नाम क्या है? आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आप चक्रा देख रहे हैं, ये जो ठीक है, ये जो चक्र देखिए जिसपे मैं बार बार टैप कर रही हूँ, ये जो चक्र है इस चक्र को हम किस नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग को बताना है। और ये भी बताना है कि 24 जो स्पोक है वो 24 स्पोक क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आप लोग के लिए है। मैं अभी आप लोग को तुरंत यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्वेश्चंस, ओके। तो ये देख लीजिए, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चंस लिख लीजिए कि जो चक्र है वो चक्र किस चीज़ के लिए डिनोट करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि चक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जो चक्र दिखाए गए हैं ब्लू नेवी कलर का, उसका मीनिंग क्या है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो और कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ना कि भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात की पहचान करें। तो 3:2 होगा, ओके। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया है मोहनजोदड़ो से कि मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ संरक्षित किया गया? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। एक और क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से आया। और दूसरी बात कि जो DSSB के पेपर हैं उसमें हमने ये भी देखा है कि सेंटीमीटर, इंच बहुत पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल कि मेल टोर्सो का जो साइज़ है वो क्या है, या फिर जो डांस करती हुई नृत्य की जो मूर्तियां हैं यानी कि डांसिंग गर्ल जो हैं उनकी साइज़ क्या है, इंच में या फिर सेंटीमीटर में, जो भी है। तो उसको ज़रूर आप लोग देख के जाइएगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग कॉपी पेन नहीं लिए तो सबसे पहले तो अपने सामने कॉपी पेन ले लीजिए कि डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो की है, जो ब्रॉन्ज का है, उसका जो सेंटीमीटर में है 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर है। अगर मेल टोर्सो पूछता है, जो कि मेल टोर्सो हड़प्पा का है, तो उसकी जो साइज़ है वो है 9.2 × 5.8 × 3 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली DSSB में अजंता को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अजंता हो गया और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशंस हो गया। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो 20% क्वेश्चंस आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अजंता से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए के लक्ष्मा गौड़ का, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया है। तो
अभी ये देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। कामुकता का सम्मिश्रण, तो कामुकता का सम्मिश्रण किसने किया है? के लक्ष्मा गौड़ ने। कामुकता के कहने वाला जिसकी मेल एंड फीमेल को दोनों को मिला के दिखाया गया है, तो के लक्ष्मा गौड़। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आपका अभी आएगा। अब जैसे देखिए रविंदर रेड्डी, अभी रविंदर रेड्डी के क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑब्वियसली जो महिला हेड बनाते थे वो रविंदर रेड्डी ही बनाते थे, बट उनकी टेक्निक को भी यहाँ बताया गया, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पॉप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं। अब जिन्होंने काम देखा होगा इनका वही कर पाएंगे आंसर, अगर काम नहीं देखे होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ऐसे थोड़ा सा कहीं से पढ़ के चले जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ काम को देख के जाइए। जैसे कि रविंदर रेड्डी की आप जो हेड देखेंगे तो उसमें प्रॉपरली पॉप का जो है पूरा इन्फ्लुएंस दिखता है, तो पॉप और इंडियन ट्रेडिशन का मिश्रण है उनके काम में, और वो कौन से माध्यम में काम किए थे? तो फाइबर ग्लास से। तो ये हो गया रविंदर रेड्डी। अभी देखिए भारतीय मानक ब्यूरो, जो कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करी थी, इंडियन ब्यूरो के बारे में बात करी थी। देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज पर रखे जाने वाले ध्वज के, मेज पर जो मेज पर ध्वज रखे जाते हैं उनके मानक आकार की पहचान करें। तो वो 150 mm इंटू 100 mm है। 3 क्वेश्चंस आपके सिर्फ फ्लैग से यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो से। देखिए चौथा क्वेश्चन आ गया कि स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 2-3 चीज़ खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशंस और फ्लैग से जितने भी क्वेश्चंस हैं, और अजंता को जरूर देख के जाएं। देखिए यहाँ पे भी अजंता का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए फिर से आपको यहाँ पे हड़प्पा से क्वेश्चन पूछा गया कि पुजारी राजा की आवक्ष मूर्ति की सॉल पर पाए गए सजावटी रूपांकन मोटिफ को पहचाने। तो तिपतिया यानी कि ट्राइफॉइल जो हम देखते हैं, तो देख रहे हैं। फिर देखिए हड़प्पा से क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। यहाँ पे फिर से देखिए कितने भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कांस्य नृत्य लड़की मूर्तिकला कहाँ पर पाई गई थी? मोहनजोदड़ो। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम इतना पूछा गया तो हो सकता है कि फिर से सेम सिंधु घाटी से पूछा जाए, फिर भी एक हो जाता है ना कि मे बी फिर से वो वहाँ से ही पूछे। अभी देखिए यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? बहुत लोग क्या करेंगे 3 लगा के आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में नेवी ब्लू नहीं रहेगा। उनको सीधा लगेगा कि सॉरी ग्रीन है, वाइट है, ऑरेंज है, बट नहीं, ब्लू कलर, नेवी कलर जो है उसको भी काउंट करना है। और 4 रंग हमारे ध्वज, क्योंकि पूरे ध्वज के बारे में पूछा गया ना, ये नहीं पूछा है कि तिरंगा कितने रंग होते हैं। अगर तिरंगे में पूछा जाएगा तो 3 रंग, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज में पूछा गया तो 4 रंग। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अभी देखिए ओके, तो आई थिंक कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो ज़रूर इससे हेल्प मिला होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और है सिंधु घाटी से कि सिंधु घाटी सभ्यता कब अस्तित्व में थी? तो सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से याद होंगे, और आंसर भी कि 2500 BC से 1700 BC। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए नोटिफिकेशंस। अभी देखिए सिंधु घाटी से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? तो बैल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बैल। ऐसे ही ये क्वेश्चन देख के ही लोग कर देंगे कि मगरमच्छ तो है नहीं, हाथी, मृग ये सब तो है नहीं, बैल ही सिंधु घाटी में ज़्यादा पाया गया। तो पढ़ के नहीं भी गए हैं तो कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं। फिर से देखिए मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किससे बना था? तो साबुन का पत्थर, जिसे इंग्लिश में हम स्टेटाइट कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अजंता, क्योंकि देखिए यहाँ भी अजंता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर देखिए अजंता से क्वेश्चन है